सभी को मेरा नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन क्लासेस गुरु में। तो विद्यार्थियों, हम आपके लिए लेके आए राजस्थान बोर्ड कक्षा 7 सामाजिक विज्ञान की जो नई पुस्तक जारी हो चुकी है, उसका जो अध्याय है आपके सामने, जो है 6 नंबर। यहाँ पर जो 7 नंबर है अध्याय अध्याय यहाँ पर देख सकते हैं। अध्याय जो 7 नंबर है, चैप्टर 7, गुप्त काल अथक सृजनशीलता का युग। तो इसका जो सभी अभ्यास प्रश्न है, सभी अभ्यास प्रश्नों के उत्तर इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रोवाइड करवाने जा रहे हैं। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हैं। प्रश्न एक है, कल्पना कीजिएगा आपको गुप्त साम्राज्य में रहने वाले किसी व्यक्ति से एक पत्र मिलता है। पत्र का आरंभ इस प्रकार होता है, पाटलिपुत्र से अभिवादन, यहाँ का जीवन सुखमय और उत्साह से भरा है। कल ही मैंने देखा, गुप्त साम्राज्य में जीवन का वर्णन करते हुए एक संक्षिप्त लेख 250 से 300 के साथ पत्र को पूरा कीजिए। तो इसका हम उत्तर लिखेंगे, पाटलिपुत्र से नमस्कार, यहाँ का जीवन जीवन जीवंत उत्साह और उमंग से भरा है। कल ही मैंने देखा, भगवान विष्णु को समर्पित एक भव्य उत्सव हुआ। गलियां संगीत और मंत्रोच्चार से जीवंत थी, जबकि मंदिरों को फूलों और धूप से खूबसूरती से सजाया गया। नर्तकों ने हमारे प्राचीन महाकवियों से कहानियों का प्रदर्शन किया और कारीगरों ने अपनी बेहतरीन कला का प्रदर्शन किया, जैसे जटिल मूर्तियों से लेकर रंगीन वस्त्र तक शामिल थे। शहर एक चमत्कार हैं, जिसमें सुनियोजित गलियां, हलचल भरे बाजार और सार्वजनिक स्थान हैं जो व्यापार और सामाजिकता को प्रोत्साहित करते हैं। दूर दराज के देशों से व्यापारी मसाले, वस्त्र और रत्न लाते हैं, जबकि हम कपास और हाथी दांत का निर्यात करते हैं। ये एक समृद्ध समय है, और यहाँ तक कि गरीबों को भी अस्पताल और विश्राम गृहों तक पहुँच प्राप्त है। नेक्स्ट, यहाँ पर देखेंगे, बौद्धिक जीवन का स्तर भी समृद्ध रहा। विद्वानों और वैज्ञानिकों का अत्यधिक सम्मान किया जाता है। और कल ही मैंने खगोल विज्ञान पर एक व्याख्यान में भाग लिया, जहाँ तारों की गतिविधियों को प्रभावशाली सटीकता के साथ समझाया गया। पाटलिपुत्र में जीवन, संस्कृति, आध्यात्मिकता और प्रगति का एक आदर्श मिश्रण है, और मैं ऐसे स्वर्णिम युग में रहने के लिए खुद को भाग्यशाली महसूस करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि जल्दी आपको सुनने को मिलेगा। तब तक आप शांति और समृद्धि से धन्य रहे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 2। नेक्स्ट प्रश्न है, किस गुप्तकालीन शासक को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर करेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता। तो विद्यार्थियों, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 है, शांतिकाल सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन, साहित्य तथा विज्ञान प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विकास लाने में सहायक होते हैं। गुप्त साम्राज्य के संदर्भ में इस कथन का परीक्षण कीजिए। तो इसका उत्तर लिखेंगे, 4वीं से 6वीं शताब्दी ईस्वी तक शासन करने वाले गुप्त साम्राज्य को शांति और समृद्धि की लंबी अवधि के कारण भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस शांतिपूर्ण समय ने सामाजिक सांस्कृतिक जीवन, साहित्य, विज्ञान और प्रौद्योगिक विकास के लिए आदर्श वातावरण बनाया। लोग लगातार होने वाले युद्धों से मुक्त थे, जिनसे उन्हें शिक्षा, कला, नवाचार पर ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी। आर्यभट्ट आर्यभट्ट जैसे महान विद्वान ने गणित और खगोल विज्ञान में उल्लेखनीय प्रगति की, जबकि वराहमिहिर ने विज्ञान और ज्योतिष में योगदान दिया। कालिदास ने प्रसिद्ध नाटक और कविताएं लिखकर संस्कृत साहित्य के विकास में क्रम को आगे बढ़ाया। मंदिरों और मूर्तियों पर उस समय के कलात्मक कौशल का प्रभाव स्पष्ट दिखाई देता है। व्यापार और कृषि के विकास के कारण अर्थव्यवस्था में बढ़ोतरी हुई। गुप्तकाल की शांति व्यवस्था कारण ही लोगों में नव विचारों का सृजन और सोचने समझने की स्वतंत्रता मिली। परिणाम स्वरूप इस अवधि में कई क्षेत्रों में उत्कर्ष उपलब्धियां देखी गई, जिससे यह पता चलता है कि शांति समाज में समग्र प्रकृति का समर्थन व मार्ग प्रस्तुतिकरण कैसे करती है। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 4। नेक्स्ट जो प्रश्न है 4, किसी गुप्तकालीन शासक की राज्यसभा के एक दृश्य का नाटकीय रूपांतरण कीजिए, जिसमें राजा, मंत्री, विद्वानों जैसी भूमिकाएं हो। इस प्रकार का आप गुप्त युग को पुनर्जीवित कर सकते हैं। उत्तर, यहाँ गुप्त साम्राज्य के सबसे प्रसिद्ध शासकों में से एक चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में स्थापित एक छोटी और रोचक कक्षा भूमिका निभाने वाली पटकथा है। आप इसे अपने सहयोगियों के लिए आसान बना सकते हैं और इसे जीवंत और शिक्षापद भी रख सकते हैं। दृश्य, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य का दरबार स्थान एक भव्य सिंहासन पर राजा शाही दरबार में बंटा हुआ है। मंत्री, विद्वान और पहरेदार खड़े हुए हैं। वातावरण शांतिपूर्ण और विद्वतापूर्ण है।
पात्र और भूमिकाएं। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य बुद्धिमान और उदार राजा। मंत्री हरिसेन राजा का मुख्य सलाहकार और दरबारी कवि। आर्यभट्ट प्रसिद्ध गणितज्ञ और खगोल शास्त्री। कालिदास महान कवि और नाटककार। पहरेदार और सुरक्षा आगंतुकों की घोषणा करता है। विद्वान एक और विद्वान दो ज्ञान और आविष्कार संबंधी चर्चा करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा विद्यार्थियों, तो विद्यार्थियों जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। इस नोटिफिकेशन के माध्यम से अपना सारा संपूर्ण हल कर सके। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट यहाँ पर जो लिखा हुआ है पटकथा। पहरेदार झुकते हुए, महाराज आपके विद्वानों और दर्शकों से भरे दरबार में आपका स्वागत है। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, धन्यवाद पहरेदार, आज हमारे राज्य में ज्ञान और बुद्धि का प्रकाश हो, कौन दर्शक चाहता है। नेक्स्ट देखिएगा, पहरेदार, महाराज महान विद्वान अपना काम पेश करने आए हैं। मंत्री हरिसेन, महाराज क्या मैं प्रतिभावान गणितज्ञ आर्यभट्ट को प्रस्तुत कर सकता हूँ। आर्यभट्ट झुकते हुए, प्रणाम महाराज, मैं आपके लिए सितारों और संख्याओं का ज्ञान लेकर आया हूँ। मैंने आर्यभट्टीय लिखी हैं जहाँ मैं बताता हूँ कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती और पाई की गणना करती है। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, आपका यह प्रभावशाली कार्य आने वाली पीढ़ियों का मार्गदर्शन करेगा। मंत्री हरिसेन, अब मैं आपके समक्ष प्रतिभाशाली कवि कालिदास को प्रस्तुत करता हूँ। कालिदास, मेरे महाराज, मैं विनम्रतापूर्वक अपने नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के छंदों को सुनना चाहूँगा। यह प्रेम, प्रकृति और नियति को प्रदर्शित करता महाकाव्य है। राजा मुस्कुराते हुए, आपके शब्द संगीत की तरह प्रिय कालिदास, ये हमारे साम्राज्य की आत्मा को समृद्ध करते हैं। विद्वान एक, महाराज मैं पौधों और जड़ी बूटियों का अध्ययन कर रहा हूँ, आपके संरक्षण में आयुर्वेद को आगे बढ़ा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिएगा, विद्वान दो, और मैं आपकी दूरदर्शी से प्रेरित होकर वास्तुकला और नगर नियोजन में नए तरीके से विकसित कर रहा हूँ। राजा चंद्रगुप्त द्वितीय, यही शांति और ज्ञान की शक्ति हमारा गुप्त साम्राज्य दुनिया के लिए प्रकाश पुंज बना रहे। सभी झुकते हुए, महाराज की जय हो, महाराज विक्रमादित्य अमर रहे। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट विद्यार्थियों प्रश्न संख्या 5 है, मिलान कीजिए। तो यहाँ पर किस प्रकार से मिलाएंगे, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कांचीपुरम जो है यह एक मंदिरों का शहर के रूप में प्रसिद्ध है। इस प्रकार से आप मिलाएंगे, एक को ग से मिलाएंगे। फिर उज्जैनी है, प्राचीन भारत में शिक्षा का एक प्रमुख केंद्र है, इसको ड से मिलाएंगे। फिर उदयगिरी, यह स्थान चट्टान काट कर बनाया गया है। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फिर नेक्स्ट हम जो अजंता है, अजंता के सामने क लिखेंगे, जातक कथाओं को दर्शाने वाले जीवंत गुफा चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। फिर 5 नंबर है, पाटलिपुत्र गुप्त शासकों की राजधानी है। तो इस प्रकार से प्रश्न 5 मिलान कीजिए पूरा होता है। फिर आप नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न संख्या 6, पल्लव कौन थे और उन्होंने कहाँ शासन किया। तो यहाँ पर देख सकते हैं, इसका उत्तर इस प्रकार से आप लिखेंगे विद्यार्थियों। पल्लव दक्षिण भारत में एक महत्वपूर्ण राजवंश थे जिन्होंने 3वीं से 9वीं शताब्दी के बीच शासन किया। उन्होंने वर्तमान तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों पर शासन किया। उनकी राजधानी कांचीपुरम भी थी, जो सीखने, कला और वास्तुकला का प्रमुख केंद्र बन गई थी। पल्लव विशेष रूप से महाबलीपुरम में अपने चट्टानों को काटकर बनाए गए मंदिरों के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर प्रश्न, अपने शिक्षकों के साथ निकट के किसी ऐतिहासिक स्थल, संग्रहालय या विरासत भवन की यात्रा का आयोजन कीजिए। यात्रा के बाद अपने अनुभव का वर्णन करते हुए एक विस्तृत रिपोर्ट लिखिए। रिपोर्ट में इस स्थल के ऐतिहासिक महत्व, वास्तुकला, कलाकृतियाँ और यात्रा के दौरान आपके द्वारा सीखे गए किसी भी रोचक तथ्य के बारे में अपने महत्वपूर्ण अवलोकनों को सम्मिलित कीजिए। इस यात्रा ने इतिहास के बारे में आपकी समझ को कैसे विकसित किया। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो इसका उत्तर करेंगे, गुप्तकालीन स्मारक कुतुब मीनार में स्थित लोह स्तंभ की यात्रा पर रिपोर्ट, दिनांक 5/10/2025, स्थान कुतुब मीनार, महरौली, दिल्ली। पिछले रविवार मैं अपने परिवार के साथ कुतुब मीनार गया था और मुझे वहाँ जो सबसे दिलचस्पी संरचना दिखी वह लोह स्तंभ थी। यह गुप्त काल का एक पुराना और अनूठा लोह स्तंभ है जो इतिहास का स्वर्ण, नेक्स्ट देखिएगा, स्वर्ण युग कहे जाने वाले गुप्त काल का यह स्तंभ 1600 साल से भी अधिक पुराना है और प्राचीन भारत की वैज्ञानिक और कलात्मक
उपलब्धियों का एक उल्लेखनीय उदाहरण है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।